जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश से आए आतंकी को एक्टिवेट करने थे स्लीपर सेल। असम एसटीएफ ने बांग्लादेश की इस बड़ी साजिश को कर दिया नाकाम। दोस्तों बताएंगे कैसे ये आरएसएस को निशाना बनाना चाहते थे, जिसके बाद इन्होंने चौंका कर रख दिया दोस्तों भारत को। तो वहीं सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि भारत को आंख दिखाने वाला आज मोहम्मद यूनुस भारत सही उल्टा करने लगा अनुरोध की हमारा खाद्य भंडार और मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा घट चुका है, मोदी जी 50,000 टन चावल दे दीजिए। बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी खबर, ये आपको उसी बीच बताएंगे। आईएमएफ ने भी तगड़ा वाला झटका दे दिया मोहम्मद यूनुस को। और क्या पाकिस्तान जाएंगे मोहम्मद यूनुस? मियां शहबाज शरीफ ने दिया न्योता। एक से एक बड़ी जानकारी बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत जैसे सही देश के सामने गलत अपने आप गलत साबित हो जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां असम एसटीएफ ने बांग्लादेश से बड़ी साजिश को नाकाम किया है। आरएसएस और कई हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को निशाना बनाने वाले स्लीपर सेल का भंडाफोड़ हुआ है। दोस्तों केरल से गिरफ्तार किए गए ये 8 आतंकवादियों में से एक बांग्लादेशी नागरिक है, जो कि अलकायदा से संबंध बता रहा है। एसटीएफ ने बयान में कहा है कि असम और पश्चिम बंगाल में स्लीपर सेल नेटवर्क को एक्टिवेट करने के लिए आतंकी बांग्लादेश से भारत पहुंचा था, लेकिन साजिश नाकाम हो गई। इस स्पेशल ऑपरेशन प्रघात में असम एसटीएफ के साथ केरल और बंगाल पुलिस भी संयुक्त रूप से काम कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, वाकई में इस खबर ने हर किसी को चौंका दिया। आपको बता दें, बांग्लादेश में अलकायदा से जुड़े एक नेता के सहयोगी मोहम्मद फरहान इसराक के अधीन काम करने वाले आतंकवादियों का एक समूह आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए भारत में स्लीपर सेल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं बिग और ब्रेकिंग खबर आपको बता दें, जहां घटते खाद्य भंडार और मुद्रास्फीति के बीच बांग्लादेश ने भारत से अनुरोध किया है कि वो उसे रियायती मूल्य पर 50,000 टन चावल दे, क्योंकि बांग्लादेश में अनाज का स्टॉक बहुत कम पड़ गया है। आपको बता दें दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार देश के खाद्यान्न भंडार में कमी को पूरा करने तथा मुद्रास्फीति के दबाव के बीच अनाज की उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए भारत से 50,000 टन चावल खरीदेगी। चावल का उपयोग राज्य प्रायोजित खाद्य वितरण कार्यक्रमों की आपूर्ति के लिए किया जाएगा, जो लगातार उच्च मुद्रास्फीति के बीच उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए पूरे जोरों पर चल रहे हैं। दोस्तों यही वही मोहम्मद यूनुस हैं, जो तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश की सरकार में आने के बाद भारत को लाल आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक कदम पर भारत के साथ दुर्व्यवहार करते हुए जितने भी भारत विरोधी फैसले हैं वो लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब उनको पता चल चुका है कि भारत के बिना उनका काम नहीं चलने वाला, और अब भारत के सामने नतमस्तक होकर के घटते खाद्य भंडार और मुद्रास्फीति के बीच भारत से अनुरोध करते नजर आए हैं। दोस्तों ऐसे में क्या भारत को 50,000 टन चावल बांग्लादेश को मुहैया कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? दोस्तों आप लोग कमेंट में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक भारतीय होने के नाते आपका जवाब इस देश को ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत बना सकता है, तो कमेंट में करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। आपको बता दें दोस्तों कि 94% निर्भर है बांग्लादेश भारत पर। अगर हम चाह लें तो बिना हथियार चलाए बर्बाद हो जाएगा ये मुल्क। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दोस्तों ये है कि 4 महीने में ही यूनुस को भारत ने उसकी औकात दिखा दी, वो भी साइलेंटली। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस तो उग्र होते नजर आए हैं, लेकिन भारत ने चुपचाप तरीके से उसको 4 महीने में ही उसकी औकात दिखा दी। दोस्तों एक बहुत बेहतरीन कहावत है, आपने जरूर सुना होगा कि डूबने को बचाने के लिए एक तिनका भी बहुत बड़ा सहारा हो सकता है, यानी कि डूबते को तिनका का सहारा। लेकिन जो खुद ही डूबना चाहे उसे क्या तिनका बचाएगा और क्या नाव बचाएगा? जी हाँ, कुछ ऐसे हालात आजकल बांग्लादेश के हो गए हैं। 94% सीमा साझा करके बांग्लादेश सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से तो पूरी तरह हम पर निर्भर ही है। इसके अलावा कपास, लहसुन, प्याज, गेहूं, चावल, चीनी, अनाज, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक उपकरण, प्लास्टिक और इस्पात के लिए भी उसका एकमात्र साथी भारत ही है। अगर भारत ने इन चीजों के निर्यात से मुंह मोड़ लिया तो उसकी बर्बादी तय है, उसको चाइना तक नहीं बचा पाएगा दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश को खुद पता है कि चाइना सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही कोई रिश्ता जोड़ता है। उसके अलावा अगर स्वार्थ नहीं रहता तो वो नींबू की तरह निचोड़ कर रिश्ते खत्म कर देता है। वहीं बता दें, आईएमएफ तक ने बांग्लादेश की बदहाली पर करारा जवाब देते हुए कह दिया है कि नोट पर मुजीब की तस्वीर हटा लेने या हिंदुओं पर अत्याचार कर देने से तरक्की नहीं होगी तुम्हारी। जी हाँ, तो उधर एक बहुत बड़ी खबर यह है कि क्या पाकिस्तान जाएंगे मोहम्मद यूनुस? मियां शहबाज शरीफ ने दे दिया है यूनुस को न्योता। बता
बना दिया है बांग्लादेश को अपना छोटा भाई। जी हां, बांग्लादेश से शेख हसीना की विदाई के बाद पाकिस्तान के साथ संबंधों में तेजी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार और प्रोफेसर यूनुस के विशेष दूत लुफ्ती सिद्दीकी सहित अन्य लोग ने मुलाकात की। सिद्दीकी ने मलेशिया दौरे पर जाते समय फरवरी में बांग्लादेश आने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को आमंत्रित किया और उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ ने अब प्रोफेसर यूनुस को अपनी सुविधा अनुसार अपने देश आने का निमंत्रण भी दिया है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या पाकिस्तान जाएंगे मोहम्मद यूनुस, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं। वहीं आपको बता दें, पंजाब में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने ली अटैक की जिम्मेदारी। दोस्तों, पंजाब में कल फिर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। गुरदासपुर की बख्शीवाला पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया गया। आतंकी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एक महीने के अंदर ये 7वां ग्रेनेड हमला है। इस हमले से पहले पंजाब में 25 दिनों में 6 आतंकी हमले हो चुके हैं। इन सभी आतंकी हमलों में पुलिस थाने निशाने पर थे। गुरदासपुर पुलिस की टीमें पुलिस चौकी पहुंच गई हैं। इलाके को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया है। डॉग स्क्वाड की टीमों की सहायता से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट और बम निरोधक दस्ते ने भी जांच की समीक्षा की। सुरक्षा एजेंसियों ने ब्लास्ट वाली जगह से सबूत भी जुटाए हैं। वही बता दें, सेना को मिलेगा स्वदेशी रक्षा कवच, दुश्मन की गोली भी नहीं भेद पाएगी इन ड्रेसेस को। बता दे, अभेद का मतलब ही होता है जिसे भेदा ना जा सके। सच कहें तो अब भारतीय सैनिकों को दुश्मन की गोली छू तक नहीं सकेगी। दोस्तों, ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट भारतीय सेना के लिए मोदी सरकार में तैयार किया जा चुका है। खास बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी भारत में खुद बना हुआ है। भारतीय सैनिकों की आवश्यकताओं को पूछकर ही बनाया गया है। इसका नाम है अभेद, यानी ABHED अभेद। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। जी हाँ, DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर इस बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया है। खास बात यह है कि वजन में यह इतनी हल्की है, इतना ज्यादा लाइट है कि उसे आसानी से सैनिक पहन भी सकते हैं और किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें, भारत से पंगा लेने की थी पाकिस्तान की साजिश। चीन को साधने चला था लेकिन खुद करा बैठा। बड़ी फर्जी है। दरअसल क्या किया पाकिस्तान ने, बता दे, पाकिस्तान की आदत बन गई है कि वो हर बार अपनी हरकतों से खुद की ही बेइज्जती करवा देता है। जी हाँ, इस बार अपने हर मौसम दोस्त चीन के साथ उसकी जरूरत ने उसे फिर से दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है। जी हाँ, आतंकवाद, गरीबी, महंगाई, धांधली वाले चुनाव, नागरिक अशांति और आर्थिक बदहाली में घिरे इस मुल्क ने अपने सबसे बड़े सहयोगी को ही नाराज करने की कोशिश की है, लेकिन नतीजा वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, यानी पाकिस्तान को चीन से साफ इनकार और बड़ी फटकार मिली है। दरअसल NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान और चीन के बीच एक अहम बैठक हुई जिसमें ग्वादर बंदरगाह के इस्तेमाल और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को लेकर बातचीत हुई। लेकिन पाकिस्तान ने इस मौके पर ऐसी चाल चली जिसने चीन को भौचक्का कर दिया। इस्लामाबाद ने कहा कि अगर चीन ग्वादर में सैन्य अड्डा बनाना चाहता है तो उसे पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर क्षमता देनी होगी, ताकि ऐसा करके वो भारत के साथ बराबरी का सपना देख सके। मगर चीन ने इस मांग को बेतुका बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया और भविष्य की बातचीत को अनिश्चित काल के लिए भी रोक दिया। दोस्तों, वहीं बता दें, एक बैठक में व्लादिमीर पुतिन ने कहा, PM मोदी मेरे मित्र हैं, उनके साथ चाय पीना चाहूंगा। जी हाँ, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक राजनीतिक नेताओं में उनके कई दोस्त हैं जिनसे वो बात करते हैं। इनमें एशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग हैं। गुरुवार को रशिया में अपने परंपरागत साल के अंत में होने वाले प्रेस ब्रीफ कार्यक्रम में जब पुतिन से पूछा गया वे जीवित और मृतकीन हस्तियों के साथ चाय पीना पसंद करेंगे, इस पर पुतिन ने जर्मनी के पूर्व चांसलर हेलमुट कोहल, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जैक शिराक और इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का नाम लिया। उन्होंने कहा उनके साथ बहुत अच्छी यादें हैं। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग का भी नाम लिया। पुतिन ने कहा कि एशिया में उनके चीन और भारत के साथ दोस्ताना संबंध है। उन्होंने कहा कि खास तौर से भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मेरे पास बात करने के लिए लोग हैं। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में भी पुतिन ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों तथा तेजी से आर्थिक विकास बढ़ाने के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की। ऐसे में आप भी थैंक यू पुतिन कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बता दें, INS तुशील ने शुरू की भारत के लिए अपनी यात्रा, कूटनीतिक और सैन्य अभियानों को देगा अंजाम। जी हाँ, हाल ही में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए INS तुशील ने भारत की यात्रा शुरू कर दी है। INS तुशील नौसेना की नई और नवीनतम तकनीक से लैस एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। INS तुशील ने 17 दिसंबर 2024 को रशिया के कालिनिनग्राद से भारत के लिए अपनी पहली परिचालन तैनाती शुरू की। जहाज का निर्माण रशिया में किया गया है और इसे 9 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की मौजूदगी में कमीशन किया गया। अपनी यात्रा के दौरान INS तुशील बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर और अंत में हिंद महासागर से होते हुए कई
मित्र देशों के बंदरगाहों पर रुकेगा। इस पहली तैनाती के दौरान INS सुशील भारतीय नौसेना के प्रमुख उद्देश्यों जैसे कि कूटनीतिक और सैन्य अभियानों को अंजाम देगा। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, भारत से लाहौर पहुंचे 70 हिंदू तीर्थ यात्री कटास राज मंदिरों में करेंगे धार्मिक अनुष्ठान। जी हाँ, पड़ोसी देश पाकिस्तान में कई हिंदू मंदिर है, इन्हीं में से एक है कटास राज मंदिर। इस मंदिर और कई अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए भारत से करीब 70 हिंदू तीर्थ यात्रियों का जत्था लाहौर पहुंच चुका है। ये जत्था वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंचा है। पाकिस्तान और भारत के बीच धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए एक द्विपक्षीय समझौता है, जिसके तहत भारत से सिख और हिंदू तीर्थ यात्री प्रति वर्ष पाकिस्तान जाते हैं, वही वाइस वर्षा होता है, यानी पाकिस्तान से सेम तीर्थ यात्री भारत आते हैं। वही बता दें, अजीत डोभाल के साथ सीमा विवाद पर बैठक के बाद क्या कहा चाइना ने, क्या LAC पर बनेगी स्थायी शांति। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी के चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता के एक दिन बाद चीन ने थर्सडे को कहा कि बैठक के बाद दोनों देशों द्वारा जारी किए गए बयानों में बहुत ही ज्यादा समानता है, जो व्यापक आम सहमति को दर्शाता है। संबंधों को सामान्य बनाने के लिए बुधवार को डोभाल ने वांग यी के साथ महत्वपूर्ण वार्ता की थी। डोभाल बृहस्पतिवार को भारत के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लीन जियान ने यहाँ मीडिया ब्रीफिंग में वार्ता के परिणाम पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सीमा मुद्दे के लिए विशेष प्रतिनिधियों वांग और डोभाल ने सकारात्मक और रचनात्मक रुख के साथ सार्थक वार्ता की और चीन भारत सीमा मुद्दे पर 6 सूत्री सहमति पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बयानों का सार यानी एंड पॉइंट और तत्व बहुत हद तक समान है। तो वहीं आपको अगली खबर बता दें, जहां महमूद गजनवी लुटेरा था और क्या, जी हां, मुस्लिम आक्रांता को वर्षों तक हीरो बनाता रहा पाकिस्तान। अब शहबाज के रक्षा मंत्री ने खोल दी उसकी पोल। दरअसल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 998 और 1030 ईस्वी तक गजनवी साम्राज्य के शासक रहे महमूद गजनवी को जिस तरह से दिखाया जाता रहा है वो ठीक नहीं है। एक टीवी चैनल पर आसिफ ने कहा कि महमूद गजनवी तो किसी डाकू लुटेरे की तरह था, वो यहाँ लूटपाट करने आता था और माल लूट कर वापस चला जाता था। पाकिस्तान में उसे हमलावर बताने के बजाय नायक की तरह चित्रित किया जाता रहा है, लेकिन मैं उसे कोई हीरो नहीं मानता हूँ। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार में रक्षा मंत्री आसिफ बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिता भी कई अहम पदों पर रहे थे। दोस्तों, पाकिस्तान के इस मंत्री ख्वाजा आसिफ का ये बयान इसलिए भी और अहम हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के स्कूली पाठ्यक्रम और इतिहास में महमूद गजनवी को सकारात्मक तौर पर दिखाया जाता था। वहीं आपको बता दें, भिखारियों की वजह से UAE और सऊदी अरब ने लगाई पाकिस्तान को लताड़, कंगाल मुल्क ने उठा लिया अब ये कदम। जी हाँ, सऊदी अरबिया और दूसरे खाड़ी देशों ने ऐसी कौन सी चेतावनी दे दी है कि पाकिस्तान की सरकार को देश के 4300 से भी ज्यादा कथित भिखारियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालना पड़ गया। इन देशों ने पाकिस्तान से ये कहा था कि वो देश से ऐसे लोगों को ना भेजे जो धार्मिक यात्रा के वीजा पर खाड़ी देशों में भीख मांगते हों। पहले भी ऐसी खबरें सामने आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के लोग तीर्थ यात्री बनकर सऊदी अरब आते हैं और भीख मांगते हैं। हालांकि खाड़ी देश में इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इस पूरी स्थिति को लेकर सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान से ये बातें कही हैं। सऊदी ही नहीं बल्कि पूरे दूसरे अन्य देशों से भी पाकिस्तान को ऐसी शिकायतें मिली है। दोस्तों, वहीं बता दें, जल्द से जल्द आतंक मुक्त होगा जम्मू कश्मीर। अमित शाह जी ने सुरक्षा को लेकर की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। जी हाँ, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गुरुवार देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नॉर्थ ब्लॉक में हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, केंद्रीय होम सेक्रेटरी, IB डायरेक्टर, रॉ चीफ, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और DGP, तमाम केंद्रीय सशस्त्र बलों के चीफ और अन्य संबंधित सिक्योरिटी एजेंसियों के चीफ मौजूद थे। अमित शाह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम जल्द से जल्द आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको सभी तरह के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, गिरती आबादी पर फिर बोले मोहन भागवत जी, कहा दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों का हाल देख रहे हैं ना। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बोले तो RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को लोगों को सिर्फ खुद के बारे में सोचने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इससे जनसंख्या में गिरावट आ रही है। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन में RSS प्रमुख ने कहा कि सिर्फ खुद के बारे में सोचने वाले लोग परिवार नहीं चाहते, वे सोचते हैं कि शादी क्यों करनी चाहिए, उन्हें किसी का गुलाम क्यों बनना चाहिए। हाँ, करियर भी अहम है, लेकिन किसी को सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति, समाज, पर्यावरण, ईश्वर और देश के कारण है और हम उनके बहुत आभारी हैं। इस वजह से हमारी संख्या बोले तो जनसंख्या घट रही है, इसके लिए कोई और कारण नहीं है। भागवत ने कुछ दिन पहले ही दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट पर चिंता जताई थी। उन्होंने उस टाइम कहा था कि अगर जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम हुई तो समाज खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुद्दे पर जनसंख्या को लेकर बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या मोहन भागवत का कहना बिल्कुल सही है या फिर गलत, बताना मत
भूलिएगा दोस्तों। वहीं आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूडो को तो फंसा लिया, अब भारत पर ट्रंप की है नजर। किन देशों को दी टैरिफ लगाने की धमकी, कैसे निपटेगी मोदी सरकार इस मुद्दे पर? बता दें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान कैसे पूरी दुनिया में हलचल मचा सकते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां उनकी टैरिफ लगाने की धमकियों ने कनाडा की राजनीति में भूचाल ला दिया है, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तक को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जरिए व्यापार हितों को सुरक्षित रखने की बात कहनी पड़ी है। इस बीच अब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने को लेकर भी बयान दिया है। माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकियां कई गंभीर परिणाम ला सकती हैं। हालांकि भारत की तरफ से अब तक ट्रंप के बयानों पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दोस्तों आपको बताते हैं कि भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका के कुछ उत्पादों पर काफी ज्यादा शुल्क लगाता है और उन्होंने एक बार फिर इसके बदले में भारतीय उत्पादों पर इसी तरह ज्यादा शुल्क लगाने की बात कही है। ट्रंप ने मारे लोगों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन के साथ संभावित व्यापार समझौते पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर भारत हमसे 100% शुल्क लेता है तो क्या हम उससे बदले में कुछ नहीं लेंगे? आप वाकिफ हैं, वे साइकिल भेजते हैं और हम उन्हें साइकिल भेजते हैं। वे हमसे 100 और 200% शुल्क लेते हैं। भारत बहुत ज्यादा शुल्क लेता है, ब्राजील भी बहुत ज्यादा शुल्क लेता है। अगर वे हमसे शुल्क लेना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम उनसे इसी तरह ज्यादा शुल्क लेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें एयर क्रू की गलती से हुआ था हादसा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर अब बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। दोस्तों साल 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की मौत हो गई थी, जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया था कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। ये हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर के पास पहाड़ों में हुआ था। उसमें उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 12 लोगों की जानें चली गई थी। इस हादसे से जुड़ी एक रिपोर्ट अब निकलकर सामने आई है, जिसमें पुष्टि हुई है कि दुर्घटना पायलट की गलती से हुई थी। दोस्तों रक्षा संबंधित स्थायी समिति की एक रिपोर्ट हाल ही में लोकसभा में पेश की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर दुर्घटना ह्यूमन एरर यानी एयर क्रू के कारण हुई थी। यानी रिपोर्ट में साफ साफ है कि पायलट की गलती की वजह से यह हादसा हुआ। समिति ने 2017 से 2022 के बीच हुए कुल 34 इंडियन एयर फोर्स हादसों की जांच की। इनमें से 9 हादसे 2021-22 में हुए थे। दोस्तों साथ ही साथ वहीं आपको बता दें 43 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री करेंगे कुवैत की यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी जी 21 से 22 दिसंबर को जाएंगे अरब अमीरात। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 से 22 दिसंबर को कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। ये 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली अरब अमीरात की यात्रा होगी। हम बार बार आपको ये जानकारी दे रहे हैं क्योंकि कल ही 21 तारीख है। इस यात्रा के दौरान मोदी जी कुवैत के नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय से भी संवाद करेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये यात्रा भारत और कुवैत के बीच बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। जी हाँ, तो उधर आपको बता दें मैं खुद ट्रंप से मिलने को बेताब हूँ। जी हाँ, यूक्रेन में शांति पर पहली बार खुलकर बोले व्लादिमीर पुतिन, बताई दिल की इच्छा। दरअसल रशिया और यूक्रेन के बीच खतरनाक होती जंग के बीच व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को शांति समझौते पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी पिछले 4 साल से बात नहीं हुई है। उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो दोनों कब मिलेंगे, लेकिन वे उनसे किसी भी समय बातचीत करने को तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र में अपनी नाकामी भी स्वीकार की। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनकी सेना कब तक यूक्रेन से अपने इलाके को आजाद करा पाएगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की इच्छा जताई है व्लादिमीर पुतिन ने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? लेकिन अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए। आपके लिए 1 सेकंड का भी काम नहीं और हमें सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें वक्फ की जमीन पर खोल दें स्कूल और कॉलेज। दोस्तों जेपीसी चीफ से मुस्लिम शिक्षाविद और धर्मगुरु ने कहा है और उस बिल का भी समर्थन किया है। इन्होंने दरअसल शिक्षाविदों और मुस्लिम धर्म गुरुओं के एक समूह ने वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति की बैठक में बृहस्पतिवार को मसौदा कानून का समर्थन किया और उनमें से कुछ ने सुझाव दिया है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाएं खोलने के लिए भी किया जाना चाहिए। राजस्थान वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सैयद अबूबकर नकवी, ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय लखनऊ के पूर्व कुलपति महारूख मिर्जा और मजलिस उलेमाए हिंद के मौलाना रजा हुसैन उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। वहीं बता दें लंबा होता जा रहा इंतजार, आखिर कब लौटेंगी सुनीता विलियम्स जी। नासा ने झोंक दी उनको धरती पर लाने के लिए पूरी ताकत। दरअसल भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी वापसी का कार्यक्रम एक बार फिर स्थगित हो गया है। अब अगले वर्ष मार्च के बाद पृथ्वी पर लौटेंगी। नासा ने कहा है कि ISS में मौजूदा चालक दल स्वस्थ और सुरक्षित है। नासा ने घोषणा की है कि स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान जिसे सुनीता विलियम्स को वापस लाने का कार्य सौंपा गया था, अब मार्च के अंत तक पृथ्वी से लॉन्च नहीं होगा। आपको बता दें कि सुनीता ने जून में ISS में कदम रखा था। पहले ये तय हुआ था कि उनकी वापसी फरवरी 2025 में होगी, लेकिन ये एक बार फिर टल गया है। बोइंग
बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में सुरक्षा संबंधित समस्याएं आने के कारण से वो अंतरिक्ष में फंसी हुई है। वहीं आप लोग दोस्तों उनके अच्छे हेल्थ की कामना जरूर करिएगा। साथ ही बता दें, सियासत धक्का मार मर्यादा तार तार राहुल गांधी के खिलाफ FIR, जांच में ओम बिरला का रहेगा अहम रोल। दरअसल दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद में धक्का मुक्की मामले में FIR दर्ज कर ली है। बीजेपी सांसदों ने गुरुवार को ही कांग्रेस सांसद के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि बीजेपी की शिकायत के बावजूद हत्या के प्रयास के आरोप वाली धारा में राहुल गांधी पर केस दर्ज नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने BNS की धारा 115 बोले तो स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 बोले तो आपराधिक धमकी और धारा 3-5 के तहत मामला दर्ज किया है। PTI के मुताबिक दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी को मामले के संबंध में पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पुलिस लोकसभा सचिवालय से उस क्षेत्र की CCTV फुटेज उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगी जहां कथित घटना हुई थी। राहुल गांधी के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं, सिवाय एक धारा 117 के, जिसके लिए सजा चोट की गंभीरता पर निर्भर करती है। इस धारा में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। तो वहीं पुलिस की तरफ से अभी तक कांग्रेस की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है दोस्तों। तो वहीं अब संसद के गेट पर सांसद हो या राजनेता हो नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन। धक्का मुक्की के बाद ओम बिरला ने लिया है बड़ा फैसला। जी हां, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के किसी भी प्रवेश द्वार पर किसी भी सांसद या राजनीतिक दल की ओर से प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। बृहस्पतिवार को भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की की घटना के बाद ओम बिरला ने यह फैसला लिया है। तो वहीं पवार से बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा अजीत दादा आप एक दिन जरूर CM बनेंगे। जी हां, महाराष्ट्र के नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है। इसी बीच विपक्ष के निशाने पर अजीत पवार हैं, जिनको महाविकास आघाड़ी के नेता परमानेंट CM बता रहे हैं। गुरुवार को इस मामले में महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि एक न एक दिन अजीत पवार महाराष्ट्र के CM जरूर बनेंगे। तो वहीं दोस्तों धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नोटिस हुआ खारिज। 14 दिन का नोटिस मिलना चाहिए था जो नहीं था। जी हां, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष का लाया गया अविश्वास प्रस्ताव नोटिस खारिज हो गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस कम से कम 14 दिन पहले लाया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इसीलिए राज्यसभा के उपसभापति ने तकनीकी आधार पर विपक्ष के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही विपक्षी दलों का दाव भी फेल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक उपसभापति हरिवंश ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह प्रस्ताव दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने के लिए लाया गया था। जी हां दोस्तों, इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हुए कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, X के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगली खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।